Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो आज पहली क्लास है इंग्लिश पेडागोजी की। आपका चैप्टर वाइज डिस्कशन हमारा रहेगा पेपर 1 पेपर 2 के लिए। एक्विजिशन एंड लर्निंग या लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हम इसको कह देते हैं कि भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए, चाहे आप इंग्लिश पेडागोजी में जाएं, हिंदी में जाएं या किसी भी लैंग्वेज में जाएं, सीटेट के सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर आपका यही रहता है। हम थियोरी करेंगे प्लस कुछ क्वेश्चंस भी हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन। कई ऐसी कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर होंगी, जैसे कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है कि सेकंड लैंग्वेज है, या क्या है इसका जो स्थिति है इंग्लिश की वो क्या है ना, लर्निंग क्या है। अच्छे क्वेश्चंस भी कुछ साथ में करने वाले हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। आ जाइए एक बार। मेरी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है बट अभी भी टू द पॉइंट नहीं है, तो एनर्जी अगर थोड़ी कम लगे तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 1 है, आपका क्लास 1 है इस साल की, यानी सीटेट 2021 के लिए। ये वैसे भी आपको हेल्प करेगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आजकल इंग्लिश पेडागोजी या पेडागोजी जो है अलग अलग सब्जेक्ट की पूछी जाने लगी है। तो एक्विजिशन एंड लर्निंग यानी भाषा अर्जन एवं अधिगम बाइलिंगुअल लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। अगर ना किया हो, वैसे तो मैं उम्मीद करूँगी पहले से कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। इसकी पीडीएफ जो है, कल वाली पीडीएफ आपको मिल चुकी है, ये भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। 4,18,000 लोग हम लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, तो कोई भी फेक टेलीग्राम चैनल मत ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ऑफिशियल अकाउंट्स हैं तीनों ही, चाहे वो फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो। बहुत सारे पेजेस जो हैं वो कुछ फैन पेजेस हैं, कुछ फेक पेजेस हैं बने हुए हैं, ठीक। देखिए एक बार, टॉपिक है एक्विजिशन एंड लर्निंग, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कोई भी डाउट नहीं है इस चीज़ को लेकर के, ठीक। अगर हम बात करें एक्विजिशन क्या है, यानी भाषा अर्जन और अधिगम, ये हमने हिंदी में भी समझा था, है ना। अधिगम, इवन आप किसी भी लैंग्वेज की पेडागोजी में जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है जी। बात समझते हैं एक बार चीज़ों को। मैं कमेंट्स थोड़े से अवॉइड करूँगी ताकि चैप्टर पे फोकस रहे। लास्ट में आप लोगों के डाउट्स ले लूँगी। सबसे पहले बात हम लैंग्वेज की करते हैं, यानी भाषा की करते हैं। इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, हिंदी क्या लैंग्वेज है। हम ये लैंग्वेज की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी है कि हम बात लैंग्वेज की करें, भाषा की करें, ठीक। लैंग्वेज यानी भाषा। तो जब बात भाषा की करते हैं तो एक सिंपल सी बात आती है निकल करके, ये लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आर थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज़, फीलिंग्स हम कन्वे कर पाते हैं। विचार विनिमय का साधन है, जैसा कि हम हिंदी में भी समझ रहे थे। तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम, क्या है, एक माध्यम है थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, जो हमारे विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, वो हम कन्वे कर पाते हैं। चाहे वो जेस्चर्स के थ्रू कर पाएँ, चाहे वो मौखिक यानी ओरल लैंग्वेज के थ्रू कर पाएँ, चाहे फिर वो हम रिटन लैंग्वेज के थ्रू कर पाएँ। अगेन वही बात मैं रिपीट करना चाहूँगी जो हमने हिंदी में की। एक आपकी जो ओरल लैंग्वेज है, इससे ज़्यादा स्थायी या स्टेबल है आपकी रिटन लैंग्वेज। तो रिटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल देन ओरल लैंग्वेज। सिंबॉलिक की तो बात हम, जैसे सिंबॉलिक मतलब सांकेतिक भाषा, जो हम अपने जेस्चर्स, अपने हाव भाव से दर्शा देते हैं। तो ओरल लैंग्वेज से ज़्यादा आपकी रिटन लैंग्वेज, क्या कहेंगे कि उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, या हम कहेंगे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्थिरता ज़्यादा है रिटन लैंग्वेज में। गाना भी आपने सुना ही होगा शायद, है ना, कि वो उसमें लिख कर अफसोस करोगे, आई थिंक वो सॉन्ग है। तो वो बोलता है कि लिख के लीजिएगा अफसोस करोगे। तो वो बोल करके नहीं समझा रहा है, वो कह रहा है कि और ज़्यादा बिल्कुल पक्की बात है कि लिख के ले लो ये बात। तो आप कहते हैं ना जब भी कि लिख के ले ले, ऐसे होगा, मतलब आप अपनी बात को ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही ठोस तरीके से आप कह रहे हैं, इस चीज़ को आसानी से बदलेगा नहीं, है ना। आपने कहीं लिख दिया तो वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। तो रिटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल और परमानेंट देन ओरल। तो ये तो एक बेसिक बात है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। ये बात हम जानते हैं, भाषाएं बहुत सारी हैं, और हम तो भारत में बोलते भी रहते हैं कि भाई कोस कोस पे पानी बदले, और 3 कोस पे वाणी, मतलब बोली जो है हमारी वो भी बदलती रहती हैं। अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं। बोली छोटा सा हिस्सा है भाषा की। अगर हम बात करें तो हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में इसीलिए तो है ताकि इस हमारी बात की क्रेडिबिलिटी रहे। तो लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। कुछ अगर हम एक आइडिया की बात करें, ये बिल्कुल प्रिसाइज नंबर नहीं है, बट अगर हम ऐसे ही इन जनरल बात करें तो कुछ 1600 लैंग्वेजेस हैं, यानी 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। मतलब 1600 प्लस भाषाएं और बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं भारत में। ये एक आइडिया के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। जनरली हिंदी में नहीं आता ये क्वेश्चन, इंग्लिश में ज़्यादा पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की जब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं इसकी, तो ये हिंदी पे भी उतने ही लागू होंगे जितने इंग्लिश पे होंगे, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं की जब हम बात करें लैंग्वेज की,
तो पहला पॉइंट है इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह है संप्रेषण के एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। ये बात हम समझते हैं कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेट करना अपनी बात को संभव बनाती है भाषा। भाषा के माध्यम से मेरे मन में जो भी बातें हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं। एक बात हमें याद रखनी है कि सिर्फ कम्युनिकेशन का ही माध्यम नहीं है, यानी ऐसा नहीं है इट्स जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इतना नहीं है। ये चीज़ों को फील करने, समझने, जानने और बहुत सारे तरह के इसके फंक्शन हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एक फंक्शन है लैंग्वेज का वो कम्युनिकेशन है, बट कम्युनिकेशन एक माध्यम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कम्युनिकेशन, या फीचर है या फंक्शन है लैंग्वेज का कम्युनिकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कह सकते हैं हम, कम्युनिकेशन। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट इज सिंबॉलिक एंड डायनामिक। भाई सिंबल्स का ही तो यूज कर रहे हैं हम लैंग्वेज में, ये एस भी है तो क्या सिंबल नहीं है ये? ठीक, तो सिंबल्स का हम यूज करते हैं इसमें, और डायनामिक है यानी परिवर्तनशील है। भाषा का रूप बदलता रहता है। अगर आप बात करेंगे आज से बहुत सारे सालों पहले हम कहते थे पिक्चर देखने जा रहे हैं लोग, है ना, जो सिनेमा है आपका, पिक्चर देखने जाते थे लोग। आजकल कोई पिक्चर नहीं बोलता, क्योंकि पिक्चर हम स्टिल को समझने लग गए हैं, जो स्टिल इमेज है। हम आजकल मूवी शब्द यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डायनामिक यानी चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील है। आप देखते रहते हैं डिक्शनरी में भी अलग अलग शब्द जुड़ते रहते हैं, कुछ घट जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं। अलग अलग तरह के जो आपका चलन है भाषा का, जो स्टाइल है वो चेंज होता रहता है समय समय पर। तो भाषा सिंबल्स से बनी हुई है, सिंबॉलिक है और डायनामिक है, यानी चेंज होती रहती है। इतनी बात हमें क्लियर है। दूसरी बात, इट इज कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है। लैंग्वेज क्या है? जटिल है। ये सभी भाषाओं पे बात लागू होगी। क्या है? जटिल है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स यहाँ होते हैं, कई बार बहुत सारे साउंड सिस्टम है, सबको कैसे यूज करना है, कहाँ किस तरह से वो एक साथ वर्क करेंगे। कहीं कोई चीज़ साइलेंट हो जाती है, कहीं कोई चीज़ कुछ और बन जाता है। एक शब्द के कई मतलब होते हैं। तो मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, हलवा नहीं है, है ना। कई बार कंफ्यूजन इसीलिए तो क्रिएट होती है क्योंकि जटिल रूप है। कई बार हम सिंपल बात कहते हैं फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक, इट इज आर्बिट्रेरी, या अगर हम बात करें जो लॉयर वगैरह हैं, वो लॉयर्स क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे चीजें हैं, आपके क्लॉज हैं और ये है वो है, सेक्शंस हैं, तो उसमें क्या होगा, कई बार उसको इंटरप्रेट करना अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स चीज है। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो ये आर्बिट्रेरी है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले पेपर में। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वच्छंद है, यानी इंडिपेंडेंट है। स्वच्छंद है, जैसी लिखी जाती है और जो इसका मीनिंग है वो दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है। ये जो चश्मा है ना, इसको मैं स्पेक्टेकल्स लिख दूं यहाँ, और ये दिखता कैसा है और लिखा कैसा गया है उसका आपस में कोई संबंध नहीं है। ये जो पेन है ना, ये जो पेन है, ये पेन ऐसा दिखेगा, इसका कोई संबंध नहीं है। हो सकता है मैं पेन का नाम बॉटल लिख देती तो इसको बॉटल मानने लग जाते सब। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, जैसी लिखी जाती है और जैसा कोई भी एक चीज है तो हमने जोड़ा हुआ है इनको, जैसी लिखी अरे यार एक मिनट रुको, एक तो नहीं फोन देखो। तो लैंग्वेज क्या है? इंडिपेंडेंट है, जैसी लिखी जाती है और जिससे सिंबलाइज हम करते हैं। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, ये बात हम समझेंगे। तो ये कुछ इसके 4 पॉइंट्स थे। एक तो ये कम्युनिकेट करने के रूप में यूज होती है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। डायनामिक है, सिंबॉलिक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, रूल प्रॉपर इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं। आर्बिट्रेरी है, ठीक है, स्वच्छंद है। आगे बढ़ेंगे, एक्विजिशन की अब बात कर लेते हैं हम। ठीक, इससे पहले अगर हम लैंग्वेज के स्थान की बात करें कि लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो उस पर आ जाते हैं। पहले एक्विजिशन पे बात बाद में ही करेंगे, पहले लैंग्वेज की बात चल रही है तो लैंग्वेज को ही समझ लेते हैं, है ना। एक्विजिशन की बात हम बाद में करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 1 मिनट रुकिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। देखो, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं, भारत में इंग्लिश एक दूसरी भाषा के रूप में पढ़ी जाती है, लेकिन ये आपको पेपर में कई बार सेकंड की जगह ग्लोबल भी मिलेगा। ठीक है, ठीक, वैश्विक भाषा। ये आपको लिंक लैंग्वेज के फॉर्म में भी मिल सकता है। ये आपको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी मिल सकता है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, तो अगर आप देखते हैं पेपर में तो इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज भी है, दूसरी भाषा, क्योंकि हमारी मातृभाषा तो जनरली भारत में कोई और ही होती है, या तो हिंदी होगी या फिर किसी की मलयालम होगी, बंगाली होगी, कुछ और होगी। ठीक, ये ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में भी काम करती है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में, भारत जैसे बहुभाषी देश में। और ये क्या है? एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है अगर हम संवैधानिक तौर पे बात करें, यानी हम कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड वे में अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में
आर्टिकल है आपका एक ओला एक एक्ट है, ओला से याद रख सकते हो आप। ओला की फुल फॉर्म हुई ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में ये आया था। होपफुली यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे। हाँ, 1963 में आया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसके तहत हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था आर्टिकल 3431 में, और आर्टिकल 3432 के अंदर इसी एक्ट के तहत इंग्लिश को क्या माना गया, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। यानी ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, जहां ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी यूज हो रही है साथ में इसको भी किया जा सकता है। ठीक है बात। तो ओला के तहत ये बात याद रखिएगा, कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है, पेपर में पूछता है कि किस एक्ट के तहत इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। तो ऑप्शन होता है कई बार पेपर में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है जिसका नाम एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हो। एक्ट सिर्फ एक ही है जो कि ओला है, उसी के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और उसी के अंदर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को बताया गया है। ठीक, इतनी बात हम ध्यान में रख लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। जनरली इंग्लिश को हम दूसरी भाषा के रूप में यूज करते हैं या पढ़ते हैं स्कूल में, मातृभाषा हमारी कुछ और होती है, इसलिए कई बार हमें डिफिकल्टी भी होती है इंग्लिश को समझने में, बोलने में या यूज करने में। तो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज भी हुई इन जनरल। अगर हम बात करें इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज कैसे है, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इन जनरल सेकंड लैंग्वेज है, और एनसीएफ की जब बात आती है, और एनसीएफ में भी जब मल्टीलिंगुअल कंट्री की बात आती है, तब ग्लोबल बन जाती है। समझते हैं कैसे, ये कहानी चल कैसे रही है, इसको समझते हैं। देखिएगा, एक लाइन कही जाती है, पेपर में बहुत कंफ्यूजन होती है, कई लोग इसको गलत सही भी बना देते हैं अपनी मर्जी से। देखिए, अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बहुत सारे निर्देश देता है कि कैसे कैसे चीज़ें काम करेंगी हमारी एजुकेशन में। ठीक, एनसीएफ 2005 की जब हम बात कर रहे हैं तो एनसीएफ 2005 कहता है कि इंग्लिश, ये लाइंस हैं उसमें, इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी देश जहां बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हो। हमारे यहाँ बंगाली भी है, मलयालम भी है, हिंदी भी है, भोजपुरी भी है, और भी इस तरह की 22 भाषाएं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड वे में भी पढ़ते हैं। इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये एक स्टेटमेंट है जो आपको आई थिंक पैरा नंबर 343 या समथिंग इस तरह का है एनसीएफ 2005 का, जिसको आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा। लेकिन ये है किस हेडिंग के तहत, तो एक हेडिंग है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की, जिसके अंदर ये बात कही गई है। मतलब इंग्लिश क्या है, एक सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री की, यानी बहुभाषी देश में जहां इतनी सारी भाषाएं हैं, वहां इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में काम करती है। कि मतलब अगर मेरे को तमिलनाडु के व्यक्ति से बात करनी है तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो तमिलनाडु में भी चल जाएगी, जो बिहार में भी चल जाएगी, जो कहीं और भी देश के दूसरे कोने में चल जाएगी। तो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन जाती है जब हम मल्टीलिंगुअल कंट्री की बात करते हैं, जब हम बहुभाषी देश की बात करते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना होगा, तभी गड़बड़ नहीं होगी। बहुभाषी, ठीक है। तो इंग्लिश एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में, इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। एक मिनट रुकिएगा। कंट्री लाइक इंडिया, मतलब समझ जाइएगा बात का, पूरा सेंटेंस मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में काम करती है जब हम एक बहुभाषी देश की बात करते हैं। तो अगर पेपर में ये लाइन आई हुई है कि इंग्लिश एक मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया में कैसे एक्ट करती है, तो आप सिंपल जाएंगे ग्लोबल लैंग्वेज के साथ। ठीक है, ना तो आप फॉरेन लैंग्वेज चूज करेंगे, ना आप सेकंड लैंग्वेज चूज करेंगे। अगर पेपर में ये लाइन नहीं आती और सिंपली पूछता है कि इंग्लिश की क्या जगह है, तो आप कहेंगे सेकंड लैंग्वेज की जगह है। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की हेडिंग के अंदर ये बात कही गई है। तो इंग्लिश की जगह क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री लिखा है तो ये ग्लोबल बन जाएगा। अगर सेकंड ऑप्शन में ही नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज लिखा हुआ है, ग्लोबल लैंग्वेज लिखा हुआ है, कोई और चीज ऑप्शन में दी हुई है, तब ये ग्लोबल का काम करेगी। तो सेकंड भी गलत नहीं है और ग्लोबल भी गलत नहीं है। 3 बार या 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें से 3 बार या 2 बार आपका सेकंड को माना है आंसर और 2 बार ग्लोबल को माना है। तो उसमें अंतर यही है कि जब ये सेंटेंस आता है तो 100% ग्लोबल हो जाती है। जब ये सेंटेंस नहीं आता तो कई बार क्या किया इन्होंने, सेकंड ऑप्शन में ही नहीं था तो आप ग्लोबल के साथ ऑटोमेटिकली जाएंगे। ठीक,
और जब ये लाइन नहीं होती और सेकंड ऑप्शन में होता है, ग्लोबल भी ऑप्शन में होता है, तब आप सेकंड चूज कर लेते हैं। तो ये सिंपल बात है, ठीक है बात। कोई जरूरत नहीं आपको कोई और किताब पढ़ने की, इतना इनफ है जो आप पढ़ रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर से। इतनी बात क्लियर है हम सबको? ये बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही है तो 2 बार और वापस से देख लीजिएगा। मैं किसी दिन क्वेश्चन भी कराऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज किसके तहत है? संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। सेकंड लैंग्वेज तो इन जनरल है ही। अब आ जाते हैं लैंग्वेज लर्निंग पे। हम बात कर रहे थे लैंग्वेज एक्विजिशन की, यानी भाषा अर्जन क्या है, उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं हम, ठीक है। एकदम पेशेंस के साथ पढ़िएगा और लाइक शेयर करते रहिएगा खुशी खुशी, जिससे एनर्जी बरकरार रहे। देखिए, पहली चीज है लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा अर्जन। एक्विजिशन, भाषा अर्जन। हिंदी में मैंने उतने पॉइंट्स नहीं लिखे थे क्योंकि हिंदी हम जनरली बातों से भी समझ जाते हैं। यहाँ आपके लिए चीज़ों का लिखा होना ज़रूरी है ताकि दिमाग में फिट हो और बाद में आप नोट्स के रूप में यूज़ कर सकें। देखिए, पहला पॉइंट आपके सामने है, समझने पे फोकस करेंगे। When language is learnt naturally, यानी जब भाषा कैसे सीखी जाती है? प्राकृतिक रूप से। तो ये लाइन आपको एज इट इज पेपर में मिल सकती है। और आप क्या करेंगे, जब लर्नड आप जैसे देख लेते हैं ना लर्नड, तो आप सोचते हैं ये तो लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहा है, एक्विजिशन की नहीं। जबकि आपको लैंग्वेज सेंटेंस के सेंस पे जाना है। भाषा सारी, कोई भी भाषा हो, सेंस का खेल है, ठीक। तो व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली, अगर ये लाइन लिखी है इसका मतलब हो रहा है एक्विजिशन। लर्नड नेचुरली मतलब एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। लर्नड मतलब सीख तो आप एक्विजिशन में भी रहे ना भाषा को, ठीक है। तो जब नेचुरली लर्न करने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्विजिशन की बात हो रही है। ये लाइन इसीलिए मैंने यहां लिखी है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट, इसका सेकेंड हाफ क्या है? विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के। कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं हुई, कोई स्कूल नहीं गए, कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई रूल्स नहीं पढ़े, है ना। बिना सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के जब लैंग्वेज नेचुरली सीखी जाती है तो इसको एक्विजिशन कहते हैं, यानी इसको हम भाषा अर्जन कहते हैं। जब नेचुरली सीखते हैं हम किसी भी भाषा को, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, बिना किसी किताब के, बिना किसी रूल बुक के, है ना, तो ये क्या कहलाती है? एक्विजिशन कहलाती है। जब हम अपने एनवायरनमेंट से इसको सीखते हैं, जो हम मदर टंग में जनरली हम एक्वायर करते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है उसको हम एक्वायर करते हैं बिना सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के। आपने अपनी मातृभाषा जब सीखी होगी, या हिंदी की अगर हम बात करें, हमने कोई किताबें थोड़ी पढ़ी थी पहले। उससे पहले तो हम बोलना सीख गए थे, उससे पहले कि हमें पता लगता कि किताब एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज। जब ये बात आए ना, नेटिव लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज, मतलब दूसरी भाषा सीख रहे हैं। नेटिव होती है जिस देश के आप, देश या भाषा एक तरह से जहां से आप बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आप कहीं से होंगे, मान लीजिए भोजपुरी या बिहार से आप बिलोंग करते हैं, तो वहां की जो भी भाषा होगी वो आपके लिए नेटिव लैंग्वेज है, वो आपका नेटिव प्लेस है। या फिर कोई भी सेकंड लैंग्वेज। ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ नेटिव लैंग्वेज को या मदर टंग को एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर तो आप सेकंड लैंग्वेज को भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लैंड में छोड़ दिया जाता ले जाकर के 2 साल की उम्र में, तो आप एक्वायर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाता आपका इंग्लिश के साथ। तो हम कई भाषाएं एक्वायर कर सकते हैं एक टाइम पे। तो जो हम कैसे, या तो नेटिव या फिर सेकेंड लैंग्वेज को जब हम क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारे मानव मस्तिष्क की क्षमता की वजह से जब हम किसी भी भाषा को, चाहे वो नेटिव हो यानी हमारी मदर टंग हो, चाहे वो सेकेंड लैंग्वेज को, जब एक्वायर करेंगे तो ये एक्विजिशन कहलाएगा, ना कि लर्निंग। इस बात को समझेंगे। तीसरा पॉइंट है, लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट्स यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। हम एक भाषा को एक्वायर कब करते हैं? जब ये हमारे प्राकृतिक वातावरण में यूज की जाती है, जिस माहौल में हम रहते हैं। हमारे घर में अगर सब इंग्लिश बोलेंगे, हमारे स्कूल में अगर सब इंग्लिश बोलेंगे, तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे। हमारे घर में अगर सब हिंदी बोलेंगे, हम हिंदी सीख जाएंगे। तो हमारे आसपास भाषा हम क्या है, एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। तो जो भी भाषा हमारे आसपास होगी उसको हम एक्वायर कर लेंगे। जब तो भाषा सबसे बेहतर तरीके से कब सिखाएंगे? जब नेचुरल एनवायरनमेंट होगा। तो टीचर्स को भी चाहिए कि वो एक नेचुरल और फियर फ्री एनवायरनमेंट बनाए। फियर फ्री मतलब जहां भय का माहौल ना हो, जहां प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हो, जहां बच्चे को मौका मिले नेचुरली यूज करने का। गलतियां करेगा तो कोई बात नहीं, वो तो हम अपनी मदर टंग में भी करते हैं, ठीक है बात। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमने सीखे। जब बात लैंग्वेज एक्विजिशन की आती है, तो जब एक लैंग्वेज हम नेचुरली सीखते हैं उसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के। दूसरी बात, ये किस चीज पे लागू होगा? हमारी नेटिव या फिर सेकेंड लैंग्वेज, दोनों पे ये बात लागू हो सकती है, ठीक। तीसरी बात, जब एक व्यक्ति नेचुरल एनवायरनमेंट में जल्दी से भाषा को एक्वायर कर सकता है, कब कर पाएगा? जब उस भाषा को नेचुरली उसके एनवायरनमेंट में यूज किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? आगे बढ़े। इतनी बात क्लियर है? ये लैंग्वेज पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में आप इसी बात पे अटकेंगे कि पूछा कैसे है। हिंदी तो हम आसानी से समझ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एक बार,
इसी बात से संबंधित, एक्विजिशन से संबंधित कुछ और 3 पॉइंट्स हैं। इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी अचेतन प्रक्रिया है, दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। यानी जब आप रियल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से पानी मांग रहे हैं, किसी को किताब दे रहे हैं, किसी से दूध मांग रहे हैं, अपने घर वालों से, बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, छोटे हो जब आप किसी को कह रहे हैं टीवी चला दो, मुझे एक खिलौना दिला दो, तो रियल कन्वर्सेशन जब होती है तो हम बेहतर तरीके से एक्वायर करते हैं। अनकॉन्शियस रूप में हम किन शब्दों का यूज करने लग जाते हैं पता भी नहीं लगता। तो ये क्या है? अनकॉन्शियस प्रोसेस है, अचेतन प्रक्रिया है भाषा को एक्वायर करना। ठीक, इसमें हम कोई एफर्ट नहीं लगाते, है ना। हमें कोई किताब उठा के मीनिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बोला जाता है ना, कहावत है कि खाते कमाते सब फकीर हो जाते हैं। मतलब भाषा आप गलत बोलेंगे, किसी से कुछ शब्द सुना, बच्चा ऐसे तो करता है बचपन में, और वो कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला, फिर उसको आ जाती है वो। तो अनकॉन्शियसली आपने सीख लिया इस प्रोसेस को, ठीक है, अनकॉन्शियसली सीख लिया। कोई आपने कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाया, कोई किताब खोल के नहीं बैठे, आप स्कूल नहीं गए लैंग्वेज बोलने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन द लर्नर्स एक्वायर सेकंड लैंग्वेज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज ट्रांसफर, दैट इज बाय द लर्नर्स लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो। मतलब जब आप दूसरी भाषा को एक्वायर कर रहे होते हैं, दूसरी भाषा को एक्वायर करना संभव है, यानी इंग्लिश को भी हम एक्वायर कर सकते हैं यदि माहौल हमें मिल जाए, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में होता है कई बार। ठीक है जी, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द, जब हम दूसरी भाषा को एक्वायर कर रहे होते हैं तो ये हमारी पहली भाषा से प्रभावित होती है। भाई अगर मेरी मदर टंग हिंदी है तो बीच बीच में ऐसा होगा जब मैं इंग्लिश एक्वायर कर रही होंगी, मान लीजिए छोटी हूं, तो बीच बीच में मैं अपने हिंदी के शब्द ले आऊं, या जैसे लोग हिंदी सीखते हैं जिन्होंने, मान लीजिए आज पता नहीं क्यों दिमाग में इतना भोजपुरी आ रहा है ना, तो मान लीजिए कोई बच्चा है जो जिसके घर में भोजपुरी बोली जाती है, तो वो सड़क को सड़क बोलता है या सड़क बोलेगा जहां तक है। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? जब वो हिंदी सीख रहा था, सबसे पहले उसने मदर टंग को एक्वायर कर लिया, वो स्कूल गया घर से और वहां उसने वो सड़क सीखा। अब जो ये हिंदी सीखना है वो उसकी मदर टंग से, उसकी मातृभाषा से प्रभावित होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, है ना। तो इसको मातृभाषा का इन्फ्लुएंस कहते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं होती, ये नेचुरल बात है। तो आपको बच्चे को डांटना फटकारना नहीं है, ये नेचुरल है कि उसकी जो भी वो दूसरी लैंग्वेज सीखेगा तो उसकी पहली भाषा या उसकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस उसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, बाय द लैंग्वेज ट्रांसफर दैट इज बाय द लर्नर्स लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो। लैंग्वेज ट्रांसफर में ऐसा होता है कि पहली लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सीखने में इन्फ्लुएंस करती है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज प्रैक्टिस्ड इन फैमिलियर सिचुएशंस। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जब हम इंग्लिश पढ़ाने की बात करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि फैमिलियर सिचुएशंस दें बच्चे को। उसको कहीं चलो सब्जी लानी है या कुछ इस तरह की कोई टॉफी लेनी है, तो इस तरह की सिचुएशन उसको दें बोलने के लिए, जो वो जिनसे वो फैमिलियर है, परिचित है जिन चीज़ों से वो। ठीक, इस तरह का माहौल हम उसको देंगे। इतनी बात हमें क्लियर है? 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? एक अचेतन प्रक्रिया है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है, जो एनवायरनमेंट से हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन में एक इनेट एबिलिटी है। ऐसा कौन कहते हैं? नॉम चॉम्स्की कहते हैं, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, दूसरी भाषा को भी एक्वायर किया जा सकता है, बट ये इन्फ्लुएंस्ड होती है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज से, जब हम दूसरी भाषा को एक्वायर कर रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। दूसरी भाषा को एक्वायर करना बहुत ही प्रभावी बन जाता है जब हम फैमिलियर सिचुएशन या परिचित माहौल देते हैं बच्चे को। तो ठीक है, 4 बच्चों को कहा आपस में डिस्कस करो चलो इंग्लिश में, तो वो फैमिलियर है उनके लिए, वो डरते नहीं है आपस में। ठीक, वही हो सकता है कि वो टीचर से बात करने में थोड़ा बहुत मतलब झिझके। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं नॉम चॉम्स्की की। जब लैंग्वेज एक्विजिशन की बात होती है तो नॉम चॉम्स्की बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, नॉम चॉम्स्की की अगर हम बात करें, इनको हमने हिंदी में भी पढ़ा था, इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, ज़रूरी है, अहम नाम है, अपने आप में एमिनेंट व्यक्ति हैं। नॉम चॉम्स्की की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक चीज़ दी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक, ये कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है और कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि बाकी के 3 शब्द ऐसे ही होते हैं, एक शब्द को बदल देगा। L फॉर लैंग्वेज, A फॉर एक्विजिशन यानी अधिग्रहण या अर्जन, डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र या भाषा अर्जन यंत्र। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि ह्यूमंस हैव या ह्यूमन चाइल्ड हैव इनेट एबिलिटी टू एक्वायर अ लैंग्वेज, यानी हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, और कहीं नहीं, कुत्ते और बिल्ली में नहीं, ह्यूमंस में भाषा को एक्वायर करने की जन्मजात क्षमता होती है, इनेट एबिलिटी होती है। ठीक, तो लैंग्वेज एक्विजिशन की इनेट एबिलिटी के साथ पैदा होता है बच्चा, आंतरिक क्षमता, इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, किसमें? ह्यूमन ब्रेन में, मानव मस्तिष्क में।
हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम ब्रेन कह रहे हैं, इसमें एक डिवाइस है, वो डिवाइस क्या है, ये लेड है, वो डिवाइस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उन्होंने नाम दिया कि इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, भाषा को एक्वायर कर सकते हैं, हमारा ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि हमारे पास LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो एनवायरनमेंट में चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और हम रूल्स को बना पाते हैं, जनरेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक, तो ह्यूमन ब्रेन में इनेट कैपेबिलिटी है। भाई ये कह रहे हैं, वैसे तो हमारे 2 हेमिस्फेयर हैं ब्रेन के, है ना, 2 हेमिस्फेयर हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा है राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट और राइट। ठीक, राइट हेमिस्फेयर हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, जबकि लेफ्ट हमारी लैंग्वेज या फिर हमारे लॉजिक से जुड़ा हुआ है। तो अगर कहीं लैंग्वेज कहाँ होती है, अगर कोई आपसे पूछे तो दिमाग के लेफ्ट हिस्से में पाई जाएगी लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे रखी नहीं होती होगी कोई, ये सॉफ्टवेयर है जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, कोडेड है एक तरह से। ठीक, तो लैंग्वेज कहाँ होगी, LAD अगर पाया जाता होगा कहीं, वैसे तो ये वर्चुअल है, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, कोई ब्रेन में ऑपरेशन करके आप निकाल नहीं सकते LAD को, बट नॉम चॉम्स्की ने कहा कि ये एग्जिस्ट करता है, इसी की वजह से हम लैंग्वेज को एक्वायर कर पाते हैं, हमारे अंदर ये आंतरिक क्षमता है। होपफुली ये बात क्लियर होगी। LAD का कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने कहा इनेट एबिलिटी होती है ह्यूमन ब्रेन में भाषा को एक्वायर करने की, लैंग्वेज को एक्वायर करने की, हम नेचुरली भाषा को बोलना सीख लेते हैं अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियसली। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इन्होंने एक और चीज की बात की जिसको UG कहते हैं, अंडर ग्रेड नहीं कहते, UG मतलब यूनिवर्सल ग्रामर। एक और कॉन्सेप्ट है इनके द्वारा दिया गया जिसको यूनिवर्सल ग्रामर हम कहते हैं, यानी सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक, UG, यहां तक तो दिख ही रहा होगा, हाँ UG। ठीक है जी, अगर हम बात UG की करें, यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण की करें, तो ये कहते हैं कि लगभग सभी भाषाओं में ऑल लैंग्वेजेस हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन। फ्यू रूल्स कह लीजिए आप इनको, फ्यू थिंग्स इन कॉमन, कुछ चीजें, कुछ रूल्स कॉमन होते हैं सभी भाषाओं में, जो बच्चा इनेट एबिलिटी की वजह से सीख पाता है। एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है हर एक भाषा में, जो सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन एक्वायर कर लेता है। जैसे हम कुछ चीज़ों को बच्चा अपने आप जनरेट कर लेता है, इस UG की वजह से हम ग्रामेटिकल रूल्स को जनरेट कर सकते हैं, ये कहते हैं ये। ठीक है, अगर हम बात करें तो UG की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रूल्स को सबकॉन्शियसली ही जनरेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि बच्चा ये कहे खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, इस तरह का कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाता, वो एक चीज़ एक प्रॉपर चीज़ बनाता है कि मैं पानी पी रहा हूँ पानी में, इस तरह का आपने कम सुना होगा। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है कि एक सेट रूल हमारा दिमाग अपने आप उठा लेता है लैंग्वेज को लेकर के, एक तरह की ही गलती होती है। ठीक है, कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये यूनिवर्सल ग्रामर या UG की वजह से होता है, ऐसा नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं। ठीक है जी, करियर बिल पे तो चल ही रही है क्लासेस पूनम शर्मा जी। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे संबंधित। अभी हमने लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कर रहे हैं इतनी देर से, अभी हम लैंग्वेज लर्निंग की भी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज के लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन्ड, दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय, यानी भाषा अधिकरण जो है वो ऑटोमेटिकली एक्वायर किया जा सकता है, ये बात बिहेवियरिस्ट्स कहेंगे या कॉग्निटिविस्ट्स कहेंगे, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। कॉग्निटिविस्ट तो यही है नॉम चॉम्स्की, बिहेवियरिस्ट में आपके स्किनर आ जाएंगे जो प्रैक्टिस कर करके, इमिटेट करके भाषा को सीखने की बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों भी, अगर हम दोनों के साथ जाएं तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से वो भी कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आप एक्वायर कर पाएंगे, तो बोथ A एंड B के साथ जाएंगे अभी के लिए तो हम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नॉम चॉम्स्कीज थियोरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD इज टू, यानी नॉम चॉम्स्की की थियोरी के अनुसार जो रोल है LAD का, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का, वो क्या है। ठीक, पहला है लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल्स, स्कूल्स में जाके लैंग्वेज सीखना LAD का काम है। इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ अडल्ट्स, बड़ों की लैंग्वेज की नकल करना, अनुकरण करना, इमिटेट करना। जनरेट ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स को हम जनरेट कर पाएं, भाषा को अपने आप से यूज कर पाएं। या फिर D ऑप्शन, मेमोराइज ग्रामर रूल्स, बताइएगा। इसमें कई बार कंफ्यूजन रहती है, बट जो इसका सही आंसर है वो है जनरेट ग्रामर रूल्स, यानी कि LAD मदद करता है ग्रामेटिकल रूल्स को जनरेट कर पाने के।
ठीक है, यानी हम एक्वायर कर पाते हैं इसकी वजह से भाषा को। इमिटेट नहीं होगा इसका आंसर, कई जगह पे आपको ये मिल जाएगा, मैंने भी हो सकता है एक आध बार कभी आपको बताया हो कुछ साल पहले, ठीक है। इमिटेट इसका आंसर नहीं होगा। ऑफिशियली भी अगर आप सीटेट की वेबसाइट से चेक करते हैं तो इसका आंसर होगा जनरेट ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स को जनरेट करने में, एक्वायर करने में, तभी तो वो बाकी चीजें बोल पाता है, नहीं तो जितना रटा होता उतना ही बोल पाता अगर इमिटेट ही करता तो, ठीक। तो वो जनरेट भी कर पाता है ना कुछ सेंटेंसेस अपनी तरफ से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मेमोराइज नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज। अगर ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया दैट मीन्स आप इस टॉपिक को ठीक से समझ पाए हैं। चारों ऑप्शंस पढ़िए और एक बार जवाब देने की कोशिश कीजिए, फटाफट से बताइए। और कैसी चल रही है तैयारी, या त्योहार ही मना रहे हो आजकल? बताइएगा एक बार। क्लियर नहीं है? क्या क्लियर नहीं है? वो क्लियर नहीं है क्या? इमेज लिटा लो फोन को, ऐसे ऐसे लिटा दो। अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पे, एक होता है क्रिटिकल पीरियड यानी एकदम संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड, जो होता है जन्म से 5 वर्ष तक का। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि अगर आप छोटे होते हैं ना बच्चे, जब आप अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, इसीलिए उसको फास्टेस्ट और सेंसिटिव पीरियड कहा गया है, वो क्रिटिकल पीरियड है। बचपन में आप देखेंगे बच्चे भाषा जल्दी से सीख जाते हैं, जबकि एक एज के बाद आपको लैंग्वेज एक्वायर करने में दिक्कत होगी। तो 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है आपका जो LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सबसे ज्यादा प्रभावी 5 साल की उम्र तक होगा। उसके बाद धीरे धीरे वो वीक होता जाएगा, एक तरह से ये कह सकते हैं हम, ठीक। तो क्रिटिकल पीरियड क्या रहा, जन्म से कुछ 5 साल या अर्ली चाइल्डहुड तक, मतलब जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से या सबसे स्पीड से भाषा को एक्वायर कर सकते हैं, वो क्रिटिकल पीरियड है। तो द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम, कि भाई ज्यादा एफर्ट नहीं लगता आपको इस टाइम पे। आप बच्चे को छोड़ दीजिए, 2-3 साल का बच्चा हो सकता है, आप 20 साल के हो, आपसे जल्दी भाषा सीख जाएगा, है ना। तो विद ग्रेटर ईज, वो टाइम, वो पीरियड जब आप किसी भाषा को एक्वायर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बजाय कि किसी और टाइम के आपके लाइफ के, यानी किसी और समय से ज्यादा जल्दी आप इस समय में क्या कर पाते हैं, भाषा को एक्वायर कर पाते हैं, इसीलिए इसको क्रिटिकल पीरियड कह रहे हैं, है ना। द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ऐसा नहीं है। बेस्ट प्रेपरेटरी पीरियड फॉर एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है। स्पेशल टाइम सेट असाइड फॉर स्टूडेंट्स टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस, नहीं। क्रिटिकल पीरियड मतलब वो समय जब आप बहुत ही आसानी से भाषा को एक्वायर कर लेंगे अपने जीवन के किसी और समय से, ठीक। इतनी सी बात है, आगे बढ़ेंगे। यहां तक की बात को समझने में कोई दुख दर्द समस्या परेशानी बाकी हो तो बताओ, नहीं तो अब लर्निंग पे चलते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है। अब तक सारी कहानी हम लैंग्वेज एक्विजिशन की कर रहे थे, ठीक है जी। बात मेरा सही है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए लैंग्वेज लर्निंग यानी अधिगम, अभी तक हमने बात की थी लैंग्वेज एक्विजिशन की यानी अधिग्रहण की। आपसे अगर कोई पूछे बेहतर क्या है, तो एक्विजिशन अगर हो जाए लैंग्वेज का तो वो बेहतर है। लर्निंग तो आप बाद में कर ही लेते हैं। अगर आपने भाषा को एक्वायर कर लिया, मान लीजिए हिंदी हमने पहले एक्वायर की, फिर स्कूल में जाके किताबों से भी पढ़ लिया और अच्छे से सीख लिया, क्या दिक्कत है। तो अगर एक्विजिशन होगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप वो नेचुरली कर पा रहे हैं। वही लर्निंग में आपको ज्यादा एफर्ट लगता है, कई बार रटने जैसी चीजें भी सामने आती हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट ज्यादा देने की कोशिश की जाती है लर्निंग में, ठीक। तो लर्निंग की अगर हम बात करें तो व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न्ड इन अ सिस्टमैटिक वे, वहां पे सबसे पहली लाइन क्या थी, जब आप एक लैंग्वेज को सिस्टमैटिक वे में ना सीख करके नेचुरली अपने एनवायरनमेंट से सीख लेते हैं, विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस ऑफ दिस या विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस ऑफ अ लैंग्वेज, तो हम कह सकते हैं कि वो एक्विजिशन है। लेकिन जब आप एक सिस्टमैटिक रूल बाउंड वे में, एक सिस्टमैटिक वे में, है ना, एक रूल बाउंड वे में लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते हैं या सीखते हैं, तो ये लर्निंग कहलाती है। तो व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न्ड इन अ सिस्टमैटिक वे और इन अ रूल बाउंड वे, तो ये लर्निंग कहलाएगी। सिस्टमैटिक कैसे, पहले आपने ग्रामर सीखा, ABCD सीखी, फिर ग्रामर सीखा, रूल सीखे, है ना, इस तरह से सिस्टम है, एक रूल के थ्रू गए आप। सेकेंड पॉइंट है लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, यानी एक समावेशी प्रक्रिया है जिसमें आप सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब सीख रहे हैं, आपस में इंटीग्रेटेड हैं ये चारों ही स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स की क्लास किसी और दिन लेंगे, ठीक। ज्यादा सेशन नहीं है इंग्लिश पेडागोजी के, आपको 8 सेशन इनफ हो जाएंगे, और ऐसे ही हिंदी के आपका सिलेबस खत्म, फिर प्रैक्टिस करेंगे मजे से। लर्निंग इज अ मीनिंगफुल प्रोसेस, लर्निंग क्या है, एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, रोट नहीं है, रट्टा नहीं है कि कोई मीनिंग ही ना हो जिस चीज का, आप जिस चीज को अर्थपूर्ण वे में समझ सके। लर्निंग इज डन विद द यूज ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस, लर्निंग कैसे होती है, जब हम यूज करते हैं लैंग्वेज स्किल्स को, भाषा कौशलों को, और उसकी प्रैक्टिस करते हैं बार बार। प्रैक्टिस और एफर्ट से लर्निंग आती है, जबकि एक्विजिशन में प्रैक्टिस और एफर्ट नहीं, नेचुरली आप सीख जाते हैं। तो ये चारों बात आपकी
यहाँ पे हुई कि एक सिस्टमैटिक वे में जब आप लैंग्वेज को सीखते हैं, रूल बाउंड प्रोसेस है ना, और एक मीनिंगफुल प्रोसेस होनी चाहिए लर्निंग। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं लर्निंग को लेकर के ही, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर एनवायरनमेंट। ये एक एक जो लाइन है ना, ये एक एक नंबर की लाइन है, ये अपने आप में जो टॉपिक है 3 से 4 नंबर में मिल जाता है आपको, ठीक। अगर हम बात करें तो लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, वो क्या थी, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस प्रोसेस थी एक्विजिशन। जब बात लर्निंग की हो रही है तो ये एक चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस रूप से किताब उठानी पड़ेगी, रूल्स याद करने पड़ेंगे, वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे, वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1000 बार, जब जाकर के आप सही से बोल पाते हैं, सीख पाते हैं किसी लैंग्वेज को, ठीक। तो लैंग्वेज एक, लर्निंग क्या है, एक कॉन्शियस यानी चेतन प्रक्रिया है। क्या है, चेतन प्रक्रिया है, ठीक। एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन। और ज्यादा प्रभावी या ज्यादा बेहतर कब होगी, जब एक मीनिंगफुल सिचुएशन, मीनिंगफुल सिचुएशन क्या है, अंताक्षरी खेल रहे हैं आप इंग्लिश की, मीनिंगफुल सिचुएशन है, रियल लाइफ से जोड़ करके सीख रहे हैं, ठीक, रट नहीं रहे। तो ये ज्यादा प्रभावी कब होगी, जब इसको मीनिंगफुल सिचुएशन या फैमिलियर सिचुएशन में, जहां पे परिचित एनवायरमेंट, जहां आप लैंग्वेज का सच में यूज कर रहे हैं, सिर्फ हवा में नहीं कुछ भी आप रटे जा रहे हैं, ठीक। क्लियर है बात। सेकंड है इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट, यानी इनपुट रिच मतलब जहां बच्चे को मान लो एक कोई हेल्प के लिए है, जहां पे उसको इनपुट्स मिलते हैं जब भी वो कुछ गलती करेगा या उसको हेल्प मिलेगी, एक तरह से ये कह सकते हैं। इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट सारा प्री रिक्वेस्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। पहली शर्त, पहली बात तो भाषा को सीखने की क्या होती है, मोटिवेशन। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो प्री रिक्वेस्ट है, यानी पहली शर्त है, अनिवार्यता है, वो है बच्चे का मोटिवेटेड होना। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरी बात, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट भी होना जरूरी है, जहां पे इनपुट्स मिलते रहे बच्चे को, ठीक। लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नोन एज रोट लर्निंग। ये बात हम सब समझते हैं कि बिना रुचि पैदा किए अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसको रटना कहते हैं, रोट लर्निंग कहते हैं। और अगर इंटरेस्ट और जीवन से जोड़ के सिखा रहे हैं तो वो मीनिंगफुल लर्निंग है। रोट लर्निंग को हमें अवॉइड करना है, रट्टाफिकेशन को हमें अवॉइड करना है ना। रटंत विद्या फलंत नहीं, ऐसा कहा जाता है, वो कोई यूज की नहीं है, वो फिर वैसी स्थिति आपकी हो जाएगी जैसे वो 3 इडियट्स में चतुर रामलिंगम की थी, कि आपको पता ही नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, बस आप बोल रहे हैं, ठीक, क्योंकि आपने रट लिया है। क्लियर है जी बात, आगे बढ़े, समझे चीजों को। देखिए, अब एक्विजिशन एंड लर्निंग के बीच 2 पॉइंट से डिफरेंस समझते हैं। एक्विजिशन एंड लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग, 110% क्वेश्चन आता है, कोई दुनिया की ताकत आपके इस टॉपिक के क्वेश्चन को इधर से उधर नहीं कर सकती। एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस, यानी एक्विजिशन क्या है, एक सबकॉन्शियस या अवचेतन जो है प्रक्रिया है। अवचेतन मतलब सबकॉन्शियसली, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच की, अनकॉन्शियस भी कह सकते हो आप इसको। वाइल लर्निंग इज कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट। लर्निंग क्या है, कॉन्शियस है, प्रॉपर आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे, चेतन प्रक्रिया है। और डेलिब्रेट मतलब इच्छुक होना पड़ेगा। भाई लैंग्वेज एक्विजिशन तो आप बिना इच्छा के भी सीख जाएंगे। मान लीजिए एक बच्चा है, उसने कोई इच्छा नहीं दिखाई, कोई एफर्ट नहीं दिखाया अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए, लेकिन वो जरूरत के हिसाब से सीख गया कि मुझे दूध दे दो, मुझे पानी दे दो, मम बोल के, और वो सीख गया। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत सारे लोग इंग्लिश सीख पाते हैं, बहुत सारे नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो एक इच्छा चाहिए लैंग्वेज लर्निंग के लिए। जबकि एक्विजिशन सबकॉन्शियस है, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है। मदर टंग इज मोस्टली एक्वायर्ड, जो मातृभाषा होती है हमारी, हम ज्यादातर उसको एक्वायर करते हैं, उसका अर्जन करते हैं, ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। एक्वायर्ड का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली ही हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। वही जब हम बात दूसरी भाषा की करते हैं तो वहां ज्यादातर केस क्या होता है कि हमें सीखनी पड़ती है, लर्न होती है सेकंड लैंग्वेज। तो मदर टंग को हम एक्वायर करते हैं, सेकंड लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर नहीं किया जा सकता, उसको भी एक्वायर किया जा सकता है, एक्विजिशन पॉसिबल है। लेकिन जनरल केस में यही होता है कि मदर टंग हम एक्वायर करते हैं, लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसको हम स्कूल जाके सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं। हाँ, यूपीटेट का बैच है थॉर्नडाइक करियर पे, आप तो खुद थॉर्नडाइक है, आपको बैच की क्या जरूरत। चलिए फिर, ये मेन डिफरेंस था। इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज की हम बात कर चुके हैं, भारत में सेकंड भी है, ग्लोबल भी है और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन है, एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ क्लास टू डिजाइन एंड प्रेजेंट अ पावर पॉइंट। ये एक अपने आप में अलग टॉपिक है, अगर आप इसको जानने के इच्छुक हैं तो मैं पहले बता दूं, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपके चॉम्स्की से भी जुड़े हुए हैं और नॉर्मल भी हैं। फिर हम फंक्शंस की बात करेंगे। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा लंबी जाएगी क्लास बट चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक चीज होती है जहां से क्वेश्चन आता ही है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच?
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक, जिसको हम कहते हैं या इंटीग्रेटेड अप्रोच भी कह देते हैं कई लोग इसको, एकीकृत अप्रोच या बहुआयामी अप्रोच भी कह सकते हो आप इसको, ठीक। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन्स मतलब सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुआयामी या बहु जो भी सब्जेक्ट कहना चाहो, विषय कह सकते हो आप। तो एकीकृत अप्रोच या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जब बात होती है, इसका मतलब है मल्टीपल डिसिप्लिन्स को एक साथ जोड़ के आप भाषा के माध्यम से सिखा रहे हैं या भाषा का माध्यम आप यूज कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। कैसे समझेंगे हम इस चीज को? मान लीजिए इंग्लिश आप पढ़ा रहे हैं, ठीक, इंग्लिश में आप कोई एक हिस्ट्री का चैप्टर है और गांधी जी के विषय में पढ़ा रहे हैं, कोई स्टोरी है जो मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर है, ठीक है, गांधी जी को आप पढ़ा रहे हैं या हिस्ट्री का कोई आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक, और वो इंग्लिश के चैप्टर में है। या मान लेते हैं आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बच्चे को, हिस्ट्री की क्लास है और आप अगेन गांधी जी को पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब हिस्ट्री भी तो किसी भाषा का इस्तेमाल करती होगी, बिना भाषा के हिस्ट्री तो पढ़ाई नहीं जा सकती, बिना भाषा के तो मैथ्स भी नहीं पढ़ाया जा सकता, उसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का यूज लगभग हर सब्जेक्ट में होता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज से भी जुड़े होते हैं और जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम के होते हैं। तो जब बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो भाषा भी सीख रहे हैं और जब वो भाषा सीख रहे हैं तो वो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे दोनों को जोड़ करके जब हम सिखाएंगे तो इसी को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, यानी दो सब्जेक्ट्स को आपने जोड़ दिया, जो चीजें वहां कॉमन हो सकती थी। अब भाषा में तो ये करना बहुत आसान है, लैंग्वेज में तो ये करना बहुत आसान है। जैसे मैथ्स और फिजिक्स की कुछ चीजें कॉमन होती हैं तो वो हम एक तरह से जोड़ के पढ़ा देते हैं, उसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कहेंगे। इंग्लिश और हिस्ट्री में हमने ऐसे कर लिया है ना कि लैंग्वेज भी सीख गया बच्चा। हो सकता है इंग्लिश में कोई एक पोयम थी जो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर थी, तो बच्चे ने हिस्ट्री को भी जान लिया उस पोयम के माध्यम से और लैंग्वेज को भी पढ़ लिया, ठीक। तो जब आप दो या दो से अधिक विषय को एक साथ जोड़ के पढ़ाते हैं तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाती है। इसी का दूसरा नाम आप यहां लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम भी दे सकते हैं, LAC लैक बोलते हैं, L फॉर लैंग्वेज, ठीक, A फॉर अक्रॉस, ज्यादा तो नहीं हो रहा आज के लिए, जो लोग नया सीख रहे हैं उनको शायद भारी लग रहा होगा, अक्रॉस, और C फॉर करिकुलम, यानी पूरे पाठ्यक्रम में भाषा को आप यूज करते हैं अलग अलग तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो लैंग्वेज पूरे करिकुलम में यूज हो रही है, हिस्ट्री में भी हो रही है, आपकी इंग्लिश में भी हो रही है, ठीक। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हुई क्योंकि दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ के आपने सिखा दिया। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही है या नहीं? मेरे ख्याल में क्लियर होगी। अगर हम बात करें, मान लीजिए आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, आपने कहा एक PPT बनाओ जिसमें आप कोई पोयम को दर्शा रहे हैं, कोई स्टोरी डिपिक्ट कर रहे हैं। अब इंग्लिश की क्लास में आपने कहा एक PPT बनाओ जिसमें आप किसी पोयम के दृश्य दिखा रहे हैं, तो अब बच्चा कंप्यूटर भी सीखेगा और लैंग्वेज भी सीखेगा। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई। समझते हैं इसको। देखिए, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए एक बार। An activity that requires a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in a target language is a dash। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है और मदर टंग क्या होती है, इसको भी अभी हम अभी के अभी समझ लेंगे। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिलेबस में नहीं होती, आपको एक्स्ट्रा में समझनी होती है, ठीक है। अब कोई कहेगा सुपर टेट का पढ़ा दो, कोई कहेगा यूपी टेट का पढ़ा दो। यूपी टेट के लिए जो रीट और यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, पहले उसको देखो, और जो CDP के प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं उनको देखो, ठीक। कोई दुख दर्द परेशानी समस्या कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ के बताओ एक बार फटाफट से। An activity that requires a class to design and present a PowerPoint, यानी PPT, जिस पे आप पढ़ रहे हैं, ये PPT है एक, MS ऑफिस में बनाते हैं जनरली लोग, आजकल और भी तरीके हैं। PowerPoint on the importance of water conservation। वाटर कंजर्वेशन क्या है? एनवायरमेंट का विषय है। ये EVS के अंदर आ गया, या आप कहें तो जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो आपने कंप्यूटर प्लस वाटर कंजर्वेशन को जोड़ दिया किसमें? टारगेट लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश है, कि इंग्लिश में एक PPT बनाओ वाटर कंजर्वेशन पे। तो 3 सब्जेक्ट एक साथ जोड़ दिया आपने, कंप्यूटर भी जोड़ा, EVS भी जोड़ा और लैंग्वेज भी जोड़ दी। तो ये मल्टीपल डिसिप्लिन एक साथ पढ़ा दिया आपने, ठीक। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी है जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन, मल्टीपल सब्जेक्ट्स
जुड़े हुए हैं, इंक्लूडेड है। ठीक, लैंग्वेज प्रैक्टिस तो है ही, बट किस तरह की मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो बेहतर ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ठीक है, डी नहीं आएगा क्योंकि अप्रोप्रिएट नहीं है, बेस्ट ऑप्शन नहीं है। एक और चीज हम यहाँ पे सीखेंगे साथ में, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, मजा आ रहा है सीखने में कि नहीं, ये बता दो बस। अगर हम बात करें तो एक हमारी चीज है मदर टंग, यानी मातृभाषा, जो हम अपने घर पे सीखते हैं सबसे पहले, और दूसरी है हमारी टारगेट लैंग्वेज। ये पूरी इंग्लिश पेडागोजी में आपको बहुत जगह मिलेगा, टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा बोल देते हैं इसको हिंदी में। ठीक, मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आना जरूरी है ना, कोई मजबूरी में नहीं, मजे से सीखेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। देखिए, मातृभाषा, मातृभाषा, ठीक, हमारी एक टीचर थी टीचिंग ट्रेनिंग में, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, है ना, उन्होंने हमें सिखाया था कि मातृ होता है, मातृभाषा नहीं होता, त्र नहीं होता, त्री होता है, ये जो नीचे लगता है। ठीक, टारगेट लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो टारगेट लैंग्वेज है लक्ष्य भाषा, लक्ष्य भाषा। ठीक, मदर टंग यानी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा, हमारी नेटिव लैंग्वेज भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेटिव से भी याद रख सकते हो, कई लोग नेटिव सुन के ऐसा कंफ्यूज होते हैं, जैसे देशज कह सकते हैं एक तरह से इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो। ठीक है, क्लियर है बात। मदर टंग यानी जो हमने सबसे पहले एक्वायर की है अपने घर में, हमारे घर में बोले जाने वाली भाषा। ठीक, टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको सिखाने का टारगेट है स्कूल में, चाहे फिर वो आपकी इंग्लिश हो सकती है, अब यहाँ पे तो जनरली इंग्लिश ही होगी क्योंकि दूसरी भाषा है तो यही टारगेट लैंग्वेज बन जाती है। तो फिर टारगेट लैंग्वेज में क्या है, इनपुट्स देते हैं हम कि मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई ड्रिंक वाटर, ये क्या है, छोटी छोटी चीजें हम टारगेट लैंग्वेज में बोलते हैं जिससे कि हम टारगेट लैंग्वेज सीख जाए, इंग्लिश। ठीक, या फिर कोई भी और लैंग्वेज हो सकती है, हो सकता है फॉर दैट मैटर आपकी जापानीज हो सकता है चाइनीज हो जिसको मंडारिन बोलते हैं। ठीक, कोई भी भाषा हो सकती है किसी भी देश की। ठीक, स्पेनिश लिख लेते हैं फॉर दैट मैटर। ठीक, कोई भी भाषा हो सकती है, अरेबिक हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। ठीक, जिस भी भाषा को सिखाने पे फोकस है, फ्रेंच हो सकती है एग्जैक्टली। ठीक, वो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, और मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज जहां से आप बिलोंग करते हैं। ये दो सीधी सी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर हमें इंग्लिश को सिखाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करना होगा। ठीक, स्कूल में अगर हम बात करें, आपके जो भी इनपुट्स हैं वो टारगेट लैंग्वेज में होने चाहिए। अब ये टारगेट लैंग्वेज हिंदी के लिए हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस भाषा को सिखाना चाह रहे हैं। जिस भी भाषा को आप सिखाना चाह रहे हैं वो टारगेट लैंग्वेज बन जाएगी। टारगेट लैंग्वेज कोई फिक्स नहीं है कि हिंदी ही होगी या इंग्लिश ही होगी, आप, लेकिन जनरली भारतवर्ष में क्या होता है, हम इंग्लिश को टारगेट लैंग्वेज लेकर के चलते हैं, और आपके करिकुलम में भी। ठीक है, इतनी सी बात हुई। तो ये था मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन करेंगे। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। भाई प्यूबर्टी के बाद या टीनेज के बाद अगर हम बात करें, या 13, 14, 15 साल के बाद अगर हम बात करें, 18 साल के बाद अगर हम बात करें, 13, 14 भी कम बोल दिया मैंने, प्यूबर्टी मतलब पूरा जो आपका पीरियड है वो निकल गया, जो एडोलेसेंस का पीरियड है एक तरह से, या अराउंड आफ्टर 14 ईयर्स ये कह सकते हैं हम। जब आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं तो ये नॉर्मल एक्विजिशन होगा, ये ग्रेटर मास्टरी हो जाएगी, इस पे लॉस ऑफ मास्टरी होगी, या डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। बताइए एक बार क्या आंसर होगा इसका। डिफिकल्टी होगी ना, ये तो बिल्कुल आसान बात है। जैसा कि मैंने बताया था, जो एलएडी है उसका सबसे ज्यादा जो वो पावरफुल है एलएडी, हमारा एलएडी, वो कब है, 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है। अर्ली चाइल्डहुड में भाषा सीखने की सबसे ज्यादा क्षमता हमारे पास होती है, क्रिटिकल टाइम पीरियड है, उसके बाद मुश्किलें पैदा होती हैं। ठीक, क्लियर है बात जी। तो क्या होगा, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर अ सर्टेन एज या सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ, तो क्या होगा, हमें डिफिकल्टी होगी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में, डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। लर्न तो हम कर लेंगे, लेकिन एक्विजिशन जो नेचुरली हम जितनी जल्दी एक्वायर कर सकते थे कम उम्र में, उससे ज्यादा मुश्किल हमें लगेगी। ऐसा नहीं है अभी नहीं कर सकते हैं, बट डिफिकल्टी होगी कंपैरेटिवली। ठीक, तो नॉर्मल एक्विजिशन नहीं होगा। नॉर्मल एक्विजिशन कब होगा, टिल 5 to 10 ईयर्स ओनली, 5 और 10 ईयर्स मैक्सिमम। ग्रेटर मास्टरी कम उम्र में होगी। लॉस ऑफ मास्टरी होगा ये नहीं कह सकते, ऐसा थोड़ी लोग मास्टरी नहीं करते, एफर्ट करके मास्टरी कर लेते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम लैंग्वेज इज अ डैश इन अ नेचुरल वे, यानी जो घर की भाषा है हमारी, है ना, मातृभाषा कहेंगे घर की भाषा को तो हम,
जो होम लैंग्वेज है उसको कैसे हम नेचुरल वे में क्या प्रमोट करते हैं, एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं या टॉट होती है, बताइए एक बार। चलो ये दोनों ऑप्शन हम हटा देते हैं, ना तो प्रमोटेड होगा ना टॉट होगा, या तो एक्विजिशन होगा या तो लर्निंग होगा। तो होम लैंग्वेज को हम एक्वायर करते हैं, क्योंकि बिना किसी किताब के, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के, बिना किसी रूल बुक के हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं ना। लर्न क्या होगा, ये सेकंड लैंग्वेज होगी, जो लर्न की बात हो रही है वो सेकंड लैंग्वेज होगी। तो एक्वायर्ड अर्जन करेंगे हम, आसपास से ग्रहण करके और बोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। इसको नेक्स्ट क्लास में कर लें, आज के लिए मुझे लगता है काफी हो गया है और मैं ज़्यादा देर बोलूँगी तो दिक्कत होगी फिर कल, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ये क्वेश्चंस भी उसी लेवल के होंगे। चलिए फिर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, लाइक शेयर ना किया हो तो कर दीजिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी एक साथ, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी तो इसमें फंक्शंस हैं और भी बहुत सारा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, अलग अलग इसमें मैंने कई सारे टॉपिक्स को जोड़ा हुआ है। तो ये एक छोटी सी बात है, प्रॉब्लम्स क्या है भारत में इंग्लिश पढ़ाने के या पढ़ने के, ये सब पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे अगर ना किया हो तो, और बी और ओन कॉन्स्टेंट अपने साथ बने रहें, कोई भी घबराए ना, पढ़ाई करते रहें, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी टाइम है आपके पास, सीटेट उतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप थोड़े दिन मेहनत करेंगे तो नहीं होगा, और अभी तो चीज़ें बदली भी नहीं, लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। लोग फेल भी होते हैं, 90% लोग फेल होते हैं क्योंकि मेहनत नहीं होती। डीट प्लस बी के लिए बिल्कुल देख सकते हो, डीट प्लस बी में 2-4-6 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी के आजकल मिलते ही हैं आपको, ठीक है। और किसी की कोई बात हो तो बताओ मुझे। अच्छा सौरभ दिवाकर, नहीं छुट्टी करेंगे अब तो, आज के लिए इतना ही रखेंगे। हमेशा आपकी अपलोडेड क्लास अटेंड की हूँ, फर्स्ट टाइम लाइव अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ग्रेट कंटेंट, यू आर अ रियल गुरु। थैंक्स मैम, थैंक्स, लेट्स लर्न। थैंक यू शुभम सिंह, या जो भी आपका नाम है, आप शुभम सिंह की आईडी से देख रही हैं। सीटेट की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट फोन पर नहीं चलता है। पायल शर्मा, मॉक टेस्ट फोन पे अच्छे से नहीं चलेगा, चलता तो है, मैंने ट्राई किया था, बट बहुत अच्छे से नहीं चलेगा, आपको दिक्कत होगी मॉक टेस्ट देने में। तो वो जनरली तो वो कंप्यूटर के लिए ही बना है कि आप कंप्यूटर पे दें उसको, बैठ के पीसी पे दें टेस्ट को, क्योंकि आपको पेपर में वैसे ही देना है। तो आसपास के साइबर कैफे या किसी बहन भाई या जो भी जिस भी तरह से अगर सिस्टम अरेंज हो सके, कोई लैपटॉप वगैरह, तो उस पर ट्राई करो एक बार। उन क्वेश्चंस को भी मुझे कराना है, तबीयत अभी पहले से बेहतर है बट नॉट दैट ग्रेट, है ना। गॉट क्लैरिटी, चलिए बहुत बढ़िया। मोहम्मद शादुरीन, पेपर 2 पेडागोजी में प्रॉब्लम आ रही है मैम, बिल्कुल नहीं आएगी। विजय पढ़िए, ये टॉपिक्स पढ़िए, पेपर 2 सिलेबस सेम है, बस अभी धीरे धीरे जैसे जैसे करोगे ना तो क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। आई एम न्यू यूज़र, योर टीचिंग स्टाइल इज फैबुलस। धन्यवाद जी, नाम निकल रहे हैं बहुत तेज़ी से, हर बार की तरह गजब का मोटिवेशन। अच्छा धन्यवाद, नाम निकल गया भाई, बहुत तेज़ी से जाते हैं कॉमेंट्स। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें, हाँ संस्कृत, चलिए कल मिलेंगे ना। चलो फिर, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आप सभी का, कल मिलेंगे। कल क्या है, वैसे तो सैटरडे है ना, कल नहीं फ्राइडे है कल तो, हाँ कल तो मिल ही रहे हैं हम। या तो हम ईवीएस करेंगे या फिर हिंदी पेडागोजी का नेक्स्ट चैप्टर, या फिर हम सीडीपी करेंगे। सीडीपी कर सकते हैं कल के लिए, है ना, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग दिन करते रहेंगे, हो जाएगा सिलेबस, टेंशन मत लो। 3 सब्जेक्ट तो हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कर रहे हैं। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, लाइक